अच्छा जी, पेपर है जी आपका जून 2010, पेपर 2-1। ठीक है। अब आपने आगे जो स्टार्ट करना है वो क्या है? पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? फिगर 1.1 shows that the speed time graph of a ball, एक y एक्सिस पर आपके पास स्पीड है, x एक्सिस पर टाइम। अब देखो, जब भी काइनेमेटिक्स के ग्राफ आएंगे ना, तो आपने दो चीजें फौरी तौर पे अपने जहन में रिकॉल करनी है, और ये आप मैथ्स में भी पढ़ते हो कि आपका ग्रेडियंट क्या है। वो है आपकी इस केस में एक्सेलरेशन, और आपका एरिया अंडर द ग्राफ क्या है? वो है आपका टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपने देखो, किसी भी ग्राफ के लिए ना दो चीजें बहुत अहम होती हैं, कि उसका ग्रेडियंट क्या है और उसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या है। फिर आपको ये पता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकता हूँ, अरे सोहा ये देना मुझे अपना पाउच बंद करके। कोई चीज इसमें ऐसी तो नहीं जो टूट गया? ठीक है, इधर देखो, इधर देखिएगा मेरी तरफ। अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ ना, तो मुझे किसी न किसी वेलोसिटी से फेंकना है। लेकिन अगर किसी चीज को मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा ना, तो मैं जब उसे ड्रॉप करूंगा, उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। और हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम पता है, या 10 या 9.81। यानी जब आपने उसको ड्रॉप किया, उस वक्त उस सेकंड पर वो इट विल एक्ट एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री फॉल वाला मोशन होगा। तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तब उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस डेवलप होगी, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। ये एक वर्किंग मैकेनिज्म है कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करता है। अब वो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने जब फेंका, तो उसने क्या करा, यहां से जब फेंका तो स्पीड जीरो थी, जाहिर सी बात है आपने ड्रॉप किया। आपने कोई थ्रो तो किया नहीं कि कोई वेलोसिटी। देखो, थ्रो में और ड्रॉप में फर्क है। मैंने अभी जो जोहा है, जोहा का जो पाउच था वो मैंने ड्रॉप किया था, ऐसे छोड़ दिया था। थ्रो का मतलब होता कि मैं कोई फोर्स लगाता, मैं कोई वेलोसिटी लगाता, और मैं उसको पावर के साथ रिलीज करता। यहाँ ड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आपका वेट कांस्टेंट रहा, एयर रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हुई। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ी, तो एक पॉइंट पर आकर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो गई। ठीक है जी। जब एयर रेजिस्टेंस और वेट, देखो वेट में कोई चेंज नहीं होगा, मैंने वहां टेबल भी बनाया हुआ है, देखो वेट कांस्टेंट रहेगा एक्स, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आपके पास एक्सेलरेशन कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। इस पॉइंट पर आके आपने कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली, और आपके कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 1.5। ये हुआ कैसे? ये इस तरह हुआ कि आपका एयर रेजिस्टेंस और आपका वेट बराबर हो गए। इन दोनों को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये बराबर हो जाते हैं, तो आपकी जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है। अब वो अगला सवाल आपसे कह रहा है, एट पॉइंट टू, इस पॉइंट पर द बॉल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड using about the forces. Why the speed of the ball is constant after timer point 2? Because at time 2 the air resistance and weight are equal, भावेश। और जब वो दोनों इक्वल हो गए, तो नेट फोर्स जीरो हो गई। जब नेट फोर्स जीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ये देख लें, आपने इंग्लिश में ये लिखा है, पढ़ें। टोटल फोर्स सबट्रैक्टेड रिजल्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड वेट। पढ़ें, आंसर समझ आ रहा है? दोबारा सुन लें कि जब आपने फेंका था, तो उस वक्त वेट मैक्सिमम था, एयर रेजिस्टेंस जीरो थी। आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हुई। कब तक बढ़ेगी? जब तक वो वेट के बराबर ना हो जाए। जैसे ही वो वेट के बराबर होगी, आपके पास नेट फोर्स जीरो होगी, और आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की एक्सेलरेशन नहीं होती। क्लियर है जी ये बात? फिर वो कह रहा है कि जब मैंने इस पाउच को ड्रॉप किया था, उस वक्त उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी? तो इस इलाके पे, इस जगह जहां हम ये बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो उस वक्त एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि मैं कंसिडर क्या कर रहा हूं कि जैसे ही मैंने रिलीज किया, फॉर माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो वो फ्री फॉल का होगा, यानी वो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, सीधा नीचे की तरफ आएगा।
जब वो नीचे आ रहा है इट मीन्स कि वहां पर एक्सेलरेशन बराबर है ग्रेविटी के। अब आपका ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, आपकी ग्रेविटी भी नीचे है, तो आपके पास ये पॉजिटिव जी आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यानी जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हो तो ग्रेविटी की डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है ना, वो तो कभी चेंज हो नहीं सकती। अब आप ऑब्जेक्ट को भी नीचे गिरा रहे हो, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे है, तो दोनों चीजें एक लाइन में आई तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो उस वक्त माइनस ऑफ जी हो जाएगा क्योंकि आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी काम कर रहे हो। क्या ये बात समझ आती है खजर? हाँ नहीं। अब वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेकंड बॉल एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। वो क्या कह रहा है, एट t इज इक्वल टू 0 a different ball is dropped from rest until point 2 the ball has a constant acceleration। constant acceleration का मतलब क्या हुआ, कोई एक वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। आफ्टर पॉइंट 2 द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। पॉइंट 2 के बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू हुई। तो आपके पास क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द सेकंड बॉल। ये गलत हुआ हुआ, ये आप लोग करके देंगे मुझे ये वाला पॉइंट। हाँ उसकी वैल्यू ये आप लोग करेंगे, जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी उस वक्त करिएगा, ठीक है। फिर आते हैं जी आगे। सेकंड ग्राफ ये, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है 4 न्यूटन का एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। वो कह रहा है सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है। देखो आपको मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और 2 साल से लातादाद दफा, खास तौर पे इस ग्रेड 11 में ही मैं लातादाद दफा बोल चुका हूँ कि जो इटैलिक होता है अल्लाह के वास्ते वहां डेफिनेशन लिखनी है, वहां कोई अपनी कैलीग्राफी करके मत आना, ठीक है। तो आपके पास ये इटैलिक का मतलब क्या है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है। अब वो डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट जब तक फोर्स और एक्सटेंशन या जिसके बाद फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल ना रहे, ये वो पॉइंट होगा जिसमें आपके पास अगर आप फोर्स बढ़ाओगे उसी रेशियो से आपके पास एक्सटेंशन बढ़ेगी, यानी फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल बढ़ेंगे। फोर्स का अगर 2 न्यूटन का इंक्रीज आ रहा है तो एक्सटेंशन भी 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन जैसे ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस होगी, बियॉन्ड जाएंगे, आप पॉइंट क्रॉस करेंगे, अब आप फोर्स 2 न्यूटन से बढ़ाएं, आपके पास जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल अलग वैल्यू से बढ़ जाएगी, रैंडम हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिस रेशियो से फोर्स बढ़ेगा उसी रेशियो से एक्सटेंशन। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे। इस पॉइंट के बाद आपके पास टर्न हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट है। नहीं रेशियो सेम होगा ना, एटीपी वाली ग्राफ, हाँ एटीपी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद करो मैंने एटीपी वाले में ग्राफ में रिलेशनशिप की वीडियो डाली थी कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है और प्रोपोर्शनल आ रहा है, प्रोपोर्शनल आपको मैथ से पढ़ाया गया होगा ना कि भाई अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो भाई वाई एक्सिस का जितना चेंज आएगा उतना चेंज एक्स एक्सिस में आएगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनती थी। वो स्ट्रेट लाइन का मतलब मैथमेटिक्स के टीचर से पूछिएगा बहुत तफसील से। स्ट्रेट लाइन इतना आसान चीज नहीं है जितना आपको लग रहा है, और दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बहुत तफसीली वाजे करता है। क्लियर हो गया जी? जोहा क्लियर है? कोई मसला हो यहीं रोक के पूछिएगा, ठीक है। हाँ दोबारा सुन लें, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, वो पॉइंट जिसके बाद ग्राफ कर्व हो जाएगा। अब ये ग्राफ कर्व हो जाएगा, ये इतनी आसान इंग्लिश तो आप लिख नहीं सकते कि भाई द लास्ट पॉइंट आफ्टर विच द ग्राफ इज बेंडेड, इसकी तो कोई मार्क्स नहीं मिलना है आपको। आपने लिखना है कि वो लास्ट पॉइंट जिस पॉइंट तक फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल है, यानी जितना चेंज एक्सटेंशन में उतना चेंज फोर्स में। क्या ये बात समझ में आती है खजर? खजर क्लियर है ना बेटा? कहीं डाउट हो दुआ तुम्हारा क्या नाम था, मिसबा, पूछ लेना बेटा। लाइबा फौरी तौर पे पूछेगा, कोई टेंशन नहीं है। रिबा जितने क्वेश्चन करने कर लो, कोई मसला नहीं। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ये जो पार्ट बी था ना ये एक टेस्ट सवाल था, और आप ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है, बहुत सारे टीचर्स इस सवाल में कंफ्यूज हुए थे। वो सवाल क्या है, वो कह रहा है कि जी 4 न्यूटन है
जब उसको रिप्लेस करा 2 न्यूटन से, तो न्यू लेंथ निकालें। अच्छा, उसने फाइनल लेंथ मांगी, उसने एक्सटेंशन नहीं मांगी आपसे, ये याद रखिएगा। उसने कहा न्यू फाइनल लेंथ। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास अनस्ट्रेच लेंथ है 8 सेंटीमीटर, यानी जब कोई फोर्स नहीं है तो उस वक्त स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है जब 4 न्यूटन लगाया तो फाइनल लेंथ हो गई 14। ठीक है जी। आपसे वो कह रहा है ये बताइए कि जब वो 4 न्यूटन हटा के 2 न्यूटन लगाया तो फाइनल लेंथ कितनी होगी। सवाल समझ में आया कि भाई एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अनस्ट्रेच लेंथ क्या होती है, जब कोई फोर्स नहीं है, यानी ये स्प्रिंग है और इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, सिर्फ एक स्प्रिंग बनाया हुआ आपने और हवा में छोड़ा हुआ उसको, उस वक्त जो उसकी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब वो आपसे कह रहा है कि जब इसको 4 न्यूटन को लगाया गया तो ये लेंथ हो गई आपके पास टोटल 14। आपसे वो कह रहा है कि इस 4 को हटा के मैं 2 लगाता हूं, मुझे बताओ कि लेंथ क्या होगी, क्या चेंज आएगा, क्या वैल्यू। ठीक है, तो आपने कहा कि सबसे पहले तो मैं एक्सटेंशन निकालूं। मेरे पास एक्सटेंशन कितनी है, एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। नहीं ना, फाइनल लेंथ दी हुई है, एक्सटेंशन कितनी, फाइनल लेंथ 14 है, अनस्ट्रेच लेंथ 8 है। ऐसे ही है ना भाई, एक्सटेंशन कितना चेंज आया, देखो समझो, ये है अनस्ट्रेच लेंथ, ये है 8। ठीक है, अब ये हो गई 14, तो इस 4 न्यूटन की वजह से चेंज कितना आया ये निकालना है, ये होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज नॉट फाइनल वैल्यू। आपको उसने कहा इनिशियल लेंथ 8 है, फाइनल लेंथ 14 है, आपसे वो ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ भाई कि चेंज कितना आया। तो आपने कहा 14 माइनस 8, मुझे नहीं पता ये क्या वैल्यू आई, किसी तरह बताएगा कोई, 14 माइनस 8 कितना होता है, 6। तो मेरे पास 6 सेंटीमीटर का चेंज आया। अब उसने ये लिखा है कि जो मेरा ये सारे काम के दौरान 4 लगाया 2 लगाया सब कुछ, मेरी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज ना होने का मतलब क्या हुआ, मेरी जो ये के की वैल्यू होगी ना, ये सब जगह के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। के स्प्रिंग कांस्टेंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि यानी मैं उसी रीजन के अंदर काम कर रहा हूं जो हुक्स लॉ का रीजन है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो अब आपने क्या करा, आपने सबसे पहले ये के की वैल्यू फाइंड करी। आपने कहा जी, सर फहद ने कहा था कि हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। फोर्स कितनी है 4 न्यूटन, एक्सटेंशन है जी 6 न्यूटन, 4 डिवाइड बाय 6 किया तो के आया 0.66 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये के की वैल्यू आ गई मेरे पास। मेरे एग्जामिनर ने मुझे ये बोला है कि भाई मैं, आपके पास के की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक हो गई बात। अब उसने, आपने कहा कि मैंने 4 न्यूटन हटा दिया, अब मैंने 2 न्यूटन लिया और मैंने यहां से एक्सटेंशन की वैल्यू निकालनी है कि 4 न्यूटन पे तो 6 सेंटीमीटर की चेंज था ना, 2 न्यूटन पे कितना था, तो 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। के की वैल्यू मैं पुरानी वाली यूज करूंगा। यहाँ ये सवाल आता है क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने लिख के दिया कि स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है, द स्प्रिंग इज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी अभी मैं हुक्स लॉ के अंदर अंदर ही हूं, उसको क्रॉस नहीं किया। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ के है वो तमाम वैल्यूज के लिए वैलिड है। मैं 2 की जगह 3 भी कर लूं तो मैं यूज कर सकता हूँ, अगर ये लाइन लिखी हुई है तो उसमें क्या करा आपने, 2 की बार एक्सटेंशन निकाली, आपकी एक्सटेंशन आई 3.3। क्या उसने आपसे एक्सटेंशन मांगी थी खजर, नहीं। उसने कहा था कि जब एक अनस्ट्रेच लेंथ है स्प्रिंग का 8 सेंटीमीटर का, मैंने नील 4 न्यूटन लगाया तो उसके अंदर चेंज कितना आया 6 का, टोटल लेंथ कितनी हो गई भावेश 14 हो गई। ठीक हो गई बात। अब वो कह रहा है मैंने 4 न्यूटन हटा दिया, स्प्रिंग वापस किस पे चला गया होगा 8 पे। अब मैंने 2 न्यूटन लगाया तो ये एक्सटेंड हुआ होगा, कितना एक्सटेंड हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हुई होगी, आप ऐड करोगे, आपके पास फॉर्मूला क्या आया, एक्सटेंशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। एक्सटेंशन है 3.03, अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है 8, ये यहाँ माइनस से उधर जाके प्लस, तो आपका आंसर आया 11।
क्या ये बात समझ में आती है? नहीं कर सकते, रेशियो मेथड नहीं लगाना, पेपर 2 है ये। पागलपन की हरकत मत करना, वो पागल नहीं है जो 2 नंबर आपको 2 लाइनों के दे देगा। उसको प्रॉपर वर्किंग चाहिए और वो वर्किंग सही तरीके से करना। पेपर 2 टफ होगा, ये मैं अभी वहां जमशेद रोड पे भी बोल के आ रहा हूँ। इस साल सारे पेपर टफ होंगे, वो क्लियर कट बोल चुका है। 2019 से पहले का थ्रेशोल्ड है, 2019 से पहले की वर्किंग है, 2019 से पहले की चेकिंग है, 2019 से पहले की सारा सब कुछ सेटअप हुआ है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ज़कात खैरात के मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। अब आप जो लिख के आएंगे वही मार्क्स मिल जाएंगे, या शायद उससे भी कम, क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। ये जहन में रखें। तो कोई चीज मौका हाथ में देना नहीं एग्जामिनर के कि जी मुझे जल्दी हो रही है, मैंने सिर्फ रेशियो में 1/14 है तो 2 पे कितना होगा, ये पागलपन करके मत आइएगा। प्रॉपर वर्किंग करें। पेपर 1 में आप रेशियो मेथड यूज करना चाहते हैं, गो अहेड कर लें, क्योंकि टाइम कम है। यहाँ आपकी कौन सी ट्रेन भाग रही है कि आपको मसला हो रहा है, मौत आ रही है? आपने काम करना है भाई, करें। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस अपैरेटस को किस तरह यूज करेंगे कि आप एक्सटेंशन लोड ग्राफ बना सकें। भाई देखें, आपने स्प्रिंग लिया, आप उसको एक स्टैंड के साथ लगा के रूलर के साथ उसकी अनस्ट्रेच लेंथ मेजर करें, जो हमने अभी मेजर करी 8 सेंटीमीटर। फिर आप बारी बारी इस पे फोर्सेस लगाते जाएं और एक्सटेंशन नोट करें, एक प्लॉट करें टेबल। उस टेबल को आप एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ की सूरत में बनाएं, आपके पास प्लॉट आ जाएगा ग्राफ। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लें। आपके पास एक्सटेंशन लोड ग्राफ चाहिए, लोड कहते हैं फोर्स को। आपने क्या करा, आपने कहा सर फहद मैं एक स्प्रिंग लूंगी या लूंगा, उसको मैं हैंग करूंगा, उसकी अनस्ट्रेच लेंथ मेजर कर लूंगा, फिर स्केल बराबर में रख के आ जाएगी रीडिंग, उतना मुश्किल तो नहीं है। फिर मैं इससे एक एक करके फोर्सेस अटैच करूंगा, तो एक्सटेंशन होती चली जाएगी। मैं वो फोर्स जो मैंने अटैच करी और जो एक्सटेंशन आई, इन दो को मैं एक टेबल पे लिख लूंगा, 5 रीडिंग्स को, और उसके बाद मैं उसका ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। तो मेरे पास मेरा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बन जाएगा। यही मांगा था उसने। पढ़े आंसर। क्लियर है कि खजर? नील, कोई डाउट है नील का पूछ लो। हाँ अभी समझा रहे थे। अर्शिया क्या हुआ? कुछ खा के आ जाओ। जरूरी नहीं है, आप चेंज करके भी लिख दो, कोई इशू नहीं हो। उसने ही नहीं माना। हाँ हाँ तो कुछ का नहीं है, तो जोहा सीधी बैठो। अब वो क्या कह रहा है आपसे, थर्ड ग्राफ इज, ये आप लोग कर चुके हो कि भाई वो आपसे ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो अपने हाथ रब कर रहा है। रब करने में आपकी एनर्जी का कन्वर्जन क्या है? जाहिर सी बात है, आप काइनेटिक को थर्मल में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जब आपने रब करना शुरू किया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी थी, जिसको आप केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, उसको आपने कन्वर्ट किया काइनेटिक में, और काइनेटिक से वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट हुई या थर्मल में कन्वर्ट हुई। ये तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ऐसे करें हाथ को, बिल्कुल हल्का सा रखें, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ ये क्या कहते हैं इसको, टिप्स, ये कनेक्ट है, ये रब करें, कुछ नहीं हो रहा ना। अब ऐसे करें, इसको प्रेस करें बिल्कुल टाइट, और अब करें तो अब ज्यादा तेज होगा ना, है ना? क्योंकि जब आपका एरिया इन कांटेक्ट कम है तो आपकी फ्रिक्शन कम है। अगर आपका एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर वो बहुत ज्यादा हाथ प्रेस कर दिए तो वो ज्यादा थर्मल एनर्जी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है फ्रिक्शन ज्यादा हो गई, एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा हो गया। जब एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा होगा तो जो स्लाइड हो रहा है वो ज्यादा होगा, जब स्लाइड ज्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। इतना कोई मसला नहीं है। फिर वो कह रहा है कि जी एक एक दफा जो हाथ को मूव करने में जो फोर्स है, जो वर्क डन है वो 1.2 है। एक दफा सिंगल आपने ऐसे लेके गए, ये 1.2 है। वो कह रहा है कि कितनी दफा, गौर से सुने, 1.2 न्यूटन
एक दफा रब करने पर फोर्स है। आपने ऐसे रब किया एक दफा, 1.2 न्यूटन निकल गई। हाथ कितना मूव हुआ? 0.08 मीटर। यानी इधर देखो और से ऐसे गए, ये 1.2 0.8, ठीक हो गई। वो कह रहा है 2 जूल्स में कितनी दफा हाथ मूव हुआ होगा। 12 सुन, एक दफा आपने हाथ ऐसे रब किया तो जो फोर्स आपने लगाई दैट वाज 1.2 न्यूटन, और जो डिस्टेंस आपने कवर किया दैट इज 0.08 मीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप एक दफा का वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस से। अब वो कह रहे हैं ये एक दफा का है, मुझे बताओ कितनी दफा आपने हाथ रब किया अगर टोटल वर्क डन 2 जूल्स है। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं सवाल। आपने हाथ रब किया, मूव किया, एक दफा जब आपने हाथ मूव किया है तो उस वक्त आपके पास जो मूवमेंट है वो 1.2 न्यूटन की फोर्स लगी, और जो डिस्टेंस कवर किया आपने वो 0.08 मीटर्स था। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक दफा का वर्क डन निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है ये सवाल नहीं है कि एक दफा का वर्क डन निकालो, सवाल ट्विस्ट किया उसने क्या कहा आपसे कि भाई ये एक वर्क डन आ गया 2 जूल्स में, टोटल 2 जूल्स में आपने कितनी दफा हाथ रब किया हो, तो ये रेशियो में है। तो आपने क्या करा, आपने कहा जी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.08, मेरे पास एक वर्क डन का आ रहा है 0.096, यानी कितना वर्क डन कर रहा हूं मैं एक दफा में? 0.096। तो अगर एक दफा में 0.096 जूल्स है तो 2 जूल्स में कितना होगा? करिए जरा। फैजल ये देखो, ये बाहर शोर मचा रही है कॉलेज की लड़की, कॉलेज की लड़कियां बाहर शोर मचा रही हैं। इनको बोलो क्लास होगी यहाँ से हट जाए। 20.8 गई, 20.8। अच्छा यार एक बात इसका जवाब दो, इधर देखो, ऐसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम से रोक सकता हूं मैं पॉइंट्स में? नहीं समझ आया। देखो ऐसे करके आप रब कर रहे हो ना, पॉइंट्स में कैसे रोकोगे हाथ को? ये हो गया पॉइंट्स, नहीं रोक सकते ना। तो या तो समझो सवाल को, आपने ऐसे हाथ रब किया, ये एक दफा हो गया, ये 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, 4 दफा हो गया, 5 6 7, जितनी दफा भी करना। अब वो आपसे, आपका आंसर ये कह रहा है 20.8, यानी 20 पूरे चक्कर और 21वां का 0.8। तो ये मुश्किल है ना हाथ के अंदर ये सब मार्क करना कि भाई यहाँ 0.8 हो गया। तो उसको हम हमेशा होल नंबर्स में लिखते हैं, जैसे हम एंगल डिग्री हमेशा होल नंबर में लिखते हैं ना। मैथ्स में भी आप कभी 13.28 डिग्री नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 13 या 14 डिग्री, ऐसे ही है ना। जब आप मेजर कर रहे होते हो, जो डी होता है उसमें कोई पॉइंट्स का एंगल होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बीच से एंगल मेजर करना एक तरह का पैरेलैक्स एरर है, सिस्टमैटिक एरर बन सकता है। तो आप हमेशा इस तरह की चीजें होल नंबर्स में लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? फिर वो कह रहा है एक मूवमेंट में इतना टाइम है, एवरेज पावर डेवलप, एक दफा में इतना टाइम लगा, कितना टोटल पावर डेवलप हुई। तो अगर एक दफा का टाइम 0.2 है तो आप तो पावर निकालते हो पर सेकंड, तो आपने उसको डिवाइड किया, आपके पास पावर आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? 0.2 टाइम है ना, 2 गलत हुआ यहाँ पे। हाँ सही है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम 2 जूल्स टोटल टाइम था ना, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है टोटल। मैं कभी भी पूरे क्लास की बात करूंगा ना, मैं किसी एक स्टूडेंट की बात तो नहीं करूंगा ना। मेरी बात समझ में आई? देखो एक स्टूडेंट पे मैं 0.096 जूल्स वर्क डन कर रहा हूँ, पूरी क्लास पे मैं 20 जूल्स कर रहा हूँ, तो मैं पूरी क्लास की पावर निकालूंगा या एक की निकालूंगा? लेकिन जो क्या बोलते हैं, तो इसको क्या आ रहा है? मैंने ये नहीं किया हुआ, तो आप लोग मुझे बताएं।
देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आप लोग कर लें, उससे वर्किंग निकाल के मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। देखो या तो इसको 0.2 के तुम 21 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 22 जूल्स डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 21, तो तुम्हारे पास पावर आ जाएगी। और पावर ये शायद गलत लिखी हुई, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े वैसे भाई, ये समझ आया लाइबा? देखो अगर आपके पास 1 जूल्स की 0.096 है और 21 दफा आपने रब किया, टोटल वर्क डन आपका पास है 2 जूल्स, तो एक दफा का टाइम 0.2 और एवरेज पावर मांगी गई है, तो एवरेज पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो आपने 0.2 इंटू 21 किया तो टाइम आ गया, वर्क डन आपके पास 2 है, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? अब आ जाए जी फिगर 4 पे। ये सवाल है जी 4.1 का, रिपल टाइम का। अच्छा अब ये नाम आपके पास बहुत आएगा कि जी रिपल टाइम क्या है, रिपल टाइम क्या है। रिपल टाइम पुराने सिलेबस में शामिल था, 2016, 17, 18 के पेपर्स तक आप इसका नाम भी देखेंगे, वर्किंग भी देखेंगे, बल्कि शायद 17 या 18, मुझे सही ईयर याद नहीं है, वहां तो रिपल टाइम बनाने को आया था। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि रिपल टाइम की कंस्ट्रक्शन और डायग्राम अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वर्किंग मौजूद है। वर्किंग क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आपके पास क्या है भाई, आपको ये वेव्स दी गई हैं और आपको इसको रिफ्लेक्ट करके देना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैरेलल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू पैरेलल आफ्टर कोलिजन, दोनों दफा में कोलिजन सेम रहेगी। अब आप क्या करेंगे, यहां सरफेस का 90 डिग्री बनाएंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सेम होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपका। नहीं, देखो दोबारा सुन लो, आपने यहां पर नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस पर रे बना दो। बात समझ में आई? यानी जो लाइट रे वेव आई है, इस रे को ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दो, इस एंगल पे, यहां से आई और ऐसे चली गई। क्लियर? दोबारा सुन लो, नॉर्मल बनाया आप, हाँ सरफेस के 90, मैं रैंडम बना रहा हूँ ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लाइट रे आएगी इस साइड पर और इस साइड पर वापस चली जाएगी। क्लियर? ये वाला नॉर्मल बना हुआ ये पूरा, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है आपसे, फिगर 4.2 शोज वेव फ्रंट्स, हाँ कौन सी वाली, ये अभी कर देता हूँ। अप्रोचिंग शैलो वाटर, अब आपने टेबल में याद रखा है कि जब आप डेंसर टू शैलो जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ भी कम होती है, आपकी स्पीड भी कम होती है और आप टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करते हैं। यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला केस है ही नहीं। यहाँ क्या है भाई, ये लाइन है, आपने ऐसे स्ट्रेट बना दिया नॉर्मल, ये लाइन ऑफ इंसिडेंस है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ की वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर और आपका टेबल ये कह रहा है कि आपकी वेवलेंथ कम होती है, तो आप जो अब इसमें वेव फ्रंट्स बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर से
कम होंगे, दे कैन बी ऑफ 0.5। वो आप पर है, आप कितना बनाते हो, क्योंकि उसने लिख के नहीं दिया। ठीक है, हाँ ये वाली, ये लाइन ऑफ इंसिडेंस इस डायरेक्शन में आ गई। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई वेव फ्रंट्स बन गई, वो कह रहा है कि शैलो वाटर में आ रहा है, तो स्पीड के साथ क्या होगा और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। याद रखिएगा, स्पीड और वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी। लेकिन किसी भी हाल में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ सकता। कोई तीसरी तरह की आप रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ले आए, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से खजर तुम्हारा तुमसे बात हुई थी ना, ये किसी और के उससे बात हुई थी, दूसरा स्टूडेंट है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स पे। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट हो रही है, ये जो आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक है। ये जो लिप्स हैं ये तो सिर्फ शेप दे रहे हैं, इनका तो कोई काम है नहीं। और अब मैं ही सोर्स हूँ, मैं पानी के अंदर जाके बोलूँ या किसी पहाड़ पे चढ़ के बोलूँ, मेरी जो यहाँ की फ्रीक्वेंसी वो तो सेम है ना। अब मैं बहैसियत आदमी मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, आप बहैसियत एक बच्ची आप पे एक अलग फ्रीक्वेंसी है, खजर बहैसियत एक बच्चा उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, या किसी और आपसे छोटे बच्चे की फ्रीक्वेंसी होगी। आप जगह चेंज कर लें, जो यहाँ से एनर्जी निकल रही है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही। वो सिर्फ लड़कों की चेंज होती है, जब वो उनकी एज एक पर्टिकुलर एज पर आती है तो उनकी आवाज चेंज होती है, वो भी पिच चेंज होती है। उसमें भी एक बहस है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती। वो पिच चेंज होती है, आवाज भारी हो जाती है। आप लोगों की भी हुई होगी बचपन में, जब आप बचपन से आप इस एज में आए होंगे तो हल्का सा चेंज आता है आवाज का। लड़कों के साथ ये फिनोमेना होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता। फिर अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है जी, कि एक वाइट लाइट है उसने प्रिज्म पे डाली, और उसके पास उसने रेड लाइट आपको बना के दिखा दी। वो आपसे ये कह रहा है कि इसका पूरा पैटर्न बना के दो, या मैं पैटर्न बना रहा हूं, उसने आपसे कोई एक पर्टिकुलर लाइट मांगी। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम करेंगे जी नॉर्मल। मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल जब बनता है तो नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन बनती है। तो यहां पर नॉर्मल बनेगा और एक नॉर्मल यहां बनेगा। कहाँ बनेगा? आप प्रोटेक्टर से सरफेस, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री पे बनाएंगे। मैं रैंडम बना रहा हूँ। दे, देखें आप जो 90 डिग्री बनाएंगे वो ये वाला 90 होगा, ऐसे ये 90 होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग सही से बना देता हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है, जो पेपर आपको आप पास आएगा आप प्रोटेक्टर रख के लिखेंगे 90 डिग्री। मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई इतना कुंजाइन होगा कि जिसको प्रोटेक्टर रखना ना आता हो। ठीक है, 90 डिग्री सरफेस की 90 डिग्री ना, जैसे मैं अगर ये 90 डिग्री आपका, इस तरीके से आप मार्क करेंगे। ठीक है, अब जब आपने ये बना लिया 90 डिग्री, फिर आप बनाएंगे भाई आपकी लाइन विच इज अ कंटिन्यूअस लाइन। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद रॉय, जी, वेव, ये पूरा आप तमीज से इस ऑर्डर में बना देंगे। क्या ये बात समझ में आती है आपके? ठीक है जी, वो जो भी आपसे कहेगा वो कलर या पूरा स्पेक्ट्रम बनाना होगा तो पूरा स्पेक्ट्रम। फिर वो कह रहा है कि वो रेड और ब्लू के दरमियान कौन से दो कलर हैं। तो आप ऑरेंज येलो ग्रीन लिख सकते हैं, येलो ग्रीन लिख सकते हैं, ऑरेंज ग्रीन लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। आपने वो दो कलर लिख दिए। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई एक वाइट लाइट है वो इस तरह यहाँ पे जाके हिट कर रही है, लेकिन वो एंगल अलग है। वो कह रहा है क्यों स्पेक्ट्रम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो आपकी लाइट रे बेंड करके बाहर निकल जाती है। यानी ये वाला सीन होता है कि आपने यहाँ से लाइट रे हिट की, ये बेंड करके बाहर निकल गई।
क्यों? क्योंकि इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था लेट सपोज 44 डिग्री, आपने 25 डिग्री पे हिट किया, तो 25 44 से छोटा है, लाइट रे बेंड करके बाहर निकल गई। हाँ, पैरेलल हो गए। ठीक है, अगर आपने इसको 44 पे ही हिट किया तो ये लाइट रे पैरेलल मूव होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने कहा नहीं सर फहद मैं 44 भी नहीं, मैं 46 पे हिट करती हूँ, तो लाइट रे अंदर आ जाएगी। इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देख लें, आंसर पढ़ें। सेम एंगल हुआ ना जी, ये एंगल था, वही एंगल ये होगा। स्पेक्ट्रम वो 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम लड़कों ने नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ लिया स्पेक्ट्रम। भाई जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो डिस्पर्स होती है, और 7 कलर उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, क्योंकि लाइट बैंड होके बाहर आई नहीं ना, बाहर आएगी तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, वो तो अंदर ही आ गई ना। स्पेक्ट्रम बनता है जब आपके पास व्हाइट लाइट प्रिज्म से रिफ्रैक्ट करके बाहर आती है। अब यहाँ तो लाइट बाहर आई नहीं ना, वहां तो अंदर आ गई, वापस मुड़ गई। मोबाइल रख दो नील। हाँ, दोबारा बोलो। बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे अंदर आई। ये टेबल देख लो, देख लो, अगर तुम्हारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन यानी स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर तो तुम पैरेलल लाइट रे मूव करोगे, सारा उठ के बैठो। और अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, जैसे मैंने क्या कहा था 44 क्रिटिकल एंगल है और टोटल इंटरनल जो इंसिडेंट जो तुमने 46 रख दिया, तो लाइट रे मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी और कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। देख लिया जी, क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? जाओ। अब वो आपसे क्या कह रहा है, फिगर 6.1 shows a circuit used in an experiment to measure the current in a lamp for different values of potential difference। याद रखना, सर्किट में सिर्फ एक डिवाइस है जो करंट ऑल्टर कर सकती है, और वो है जी वेरिएबल रेजिस्टर, और उसकी शक्ल ये है। इस टाइप का रेजिस्टर फिक्स्ड होता है, ये एलडीआर है और ये थर्मिस्टर है। फ्यूज करंट रोकता है, फ्यूज करंट चेंज नहीं कर सकता। करंट चेंज करना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टर का काम है, उसके अलावा किसी भी चीज का काम नहीं है। तो जहां पे भी आपको कहा जाएगा करंट चेंज करो, वहां वेरिएबल रेजिस्टर लगाना है। नहीं रोकेगा ना, मतलब वो तो एक प्रिवेंटिव डिवाइस है ना। हाँ, वो जल जाता है, उसके बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, करंट कम या ज्यादा कर, यानी अभी अगर यहाँ तो खैर नहीं है, तुम्हारे घर में डिमर होगा, जब तुम डिमर घुमाते हो तो तुम्हारे पंखे की स्पीड कम या ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप डिमर घुमा रहे होते हो ना, तो बेसिकली आप करंट की क्वांटिटी चेंज कर रहे होते हो सर्किट में, उस वायर में। अगर करंट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो करंट ज्यादा जाएगा पंखे में, से उसकी स्पीड ज्यादा होगी, हवा तेज आएगी। और अगर आपने करंट की क्वांटिटी कम कर दी तो करंट कम जाएगा, उसको करंट कम मिल रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, आपको कम हवा लगेगी। ये चीज होती है, वेरिएबल रेजिस्टर ये काम करता है। हाँ, नहीं पढ़ाऊंगा अभी, जब अभी कुछ चीजें बाकी हैं आपकी। अब वो क्या कह रहा है आपसे, फिलामेंट लैंप का, वो कह रहा है आपसे आईवी ग्राफ बनाना है फिलामेंट लैंप का। तो भाई आईवी ग्राफ का मतलब क्या हुआ? अब देखो, इसने 2 नंबर दिए ना, 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, और इसने क्वेश्चन में एक गलती की हुई है। देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, जिस तरह आपको आपका नाम, अपना जेंडर और अपने माँ बाप का नाम याद है, कि आपने बगैर कोई यूनिट कोई क्वांटिटी लिखनी ही नहीं है और ना रहने देनी। तो यहाँ उसने करंट लिख दिया, पीडी लिख दिया, यूनिट नहीं लिखा, और ये सवाल 2 नंबर का है। तो आपने एक सवाल में यहाँ लिखना है स्लैश डाल के एम्पेयर या स्लैश डाल के वोल्टेज, कि भाई आप उसको बताओ कि करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट्स। स्केचिंग बाद में करना नहीं। क्या नहीं, यूनिट्स लिखा होता है।
यूनिट्स लिखा होता है, या तो मुझे तस्वीर भेजना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट के बाद इसको जाना चाहिए था ऐसे, एक सेकेंड, और ये चला जाएगा ऐसे। आप गौर से बात सुने, आपके पास ऑन द एक्सिस बिलो स्केच अ ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट पीडी फॉर अ फिलामेंट लैम्प। आपको स्केचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई थोड़ी बहुत चीज बना के चले जाओ। स्केचिंग का मतलब और लेबल डायग्राम के दरमियान फर्क क्या है? लेबल डायग्राम होती है प्रॉपर डायग्राम, स्केचिंग के अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती है बट फ्री हैंड होती है। यानी अगर आपने छोटा साइज बना दिया, बड़ा बना दिया, तो उसमें कोई पिनलाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर वो मिसिंग है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। फ्री हैंड डायग्राम में ऐसा नहीं है कि आप फिलामेंट लैम्प की जगह थर्मिस्टर बना के चले जाओ, सर उसने तो स्केच कहा था, मैं तो कुछ और बना के आ गया, मैं तो स्केचिंग में अपनी मर्जी का कुछ स्केच करके आ गया। नहीं, आपने प्रॉपर सारे पैरामीटर्स उसको एड्रेस करने हैं, बस ये है कि स्केल से मेजर नहीं करना, रफ स्केचिंग करके आ जाओ, लेकिन वो भी तमीज की, ये वाली डायग्राम नहीं, इस तरह की स्केचिंग नहीं चाहिए उसको। स्केचिंग का मतलब होती है सेंसेबल, आपका पूरा ग्रेड है, आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, तो ना वो आपके साथ मजाक कर रहा है ना आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपके पास क्या है, आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। क्यों है जी? क्योंकि वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। आपको ये बात एक नहीं कई लाख दफा मैं बता चुका हूं कि अगर आपका ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो। ये आपको मैथ्स बताती है। यानी इस सिनेरियो में आपका ग्रेडियंट कम हो रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस, ये देख लो, हाँ, डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं कि आप एग्जामिनर, मैं अमूमन एक मजाक में बात करता हूँ जो आप लोगों के साथ भी बहुत दफा की है, कि भाई गोरा क्या है, जायज है। गोरा जायज है तो आप उसको ये बताते हैं कि यार फिलामेंट लैम्प शुरू में ओमिक था, एक पर्टिकुलर टाइम तक उसने भी ओम्स लॉ फॉलो किया, यानी आप वोल्टेज बढ़ा रहे तो उस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ रही थी उसी रेशियो के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आया जिसके बाद वो नॉन ओमिक हो गया, वो जो फिलामेंट था वो मेल्ट हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे सीधे पाथ पे आगे जाता, यानी ये होता है प्रोजेक्टेड पाथ और ये होता है एक्चुअल पाथ। आप ये बताते हैं कि अगर ये ओमिक होता तो ये सीधा जाता, अगर आप क्योंकि नहीं है इसलिए ये बेंड कर गया। और क्यों बेंड कर गया? क्योंकि आपको पता है वो मेल्ट, जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है। हाँ हाँ, ये पढ़े, नीचे देखो, सवाल पढ़ो दूसरा। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? अंडे दे रहा है, निकालो पहनो और ये पढ़ो। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, एज इट इज जाएगा। बताएं जी, पढ़े आंसर बताएं। पहन लो, कितनी देर लगती है? जो भी टूटी है जो भी है, पहनो और ये आंसर पढ़ो जो ब्लू से लिखा है। पढ़ें। क्लियर? कजर, नील, भावेश, भाई देखो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एक पॉइंट आएगा रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गई, करंट जीरो हो गया। हम भी तो यही कहते थे कि यार जब उसका पाथ टूट जाता है तो आप कुछ भी कर लो उसमें से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि पाथ ही नहीं है। करंट की प्रॉपर्टी क्या थी? जब तक पाथ नहीं होगा करंट ट्रेवल नहीं करेगा। तो वो जो मेल्ट वायर था वो ऐसा था, तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, आपके पास बत्ती और ज्यादा ग्लो कर रही थी। अब क्या हुआ, किसी वजह से वो टूट गया। अब जब टूट गया आप कुछ भी कर लें किसी सूरत करंट बढ़ेगा नहीं, वो कम ही रहेगा। क्लियर होती है ये बात? इसको जरा सफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसने ये बोला है ना कि आपके पास वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वोल्टेज पैरामीटर है ना, करंट तो आपके हाथ में नहीं है ना बहन। तो जो चेंज है वो बेसिकली वोल्टेज की वजह से किस में आएगा, करंट की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से? रेजिस्टेंस है ना पैरामीटर जो करंट को कंट्रोल कर रहा है। देखो करंट दोनों सूत्रों में डिपेंडेंट है,
करंट जो है वोल्टेज की सूरत में भी डिपेंडेंट है, करंट रेजिस्टर की सूरत में भी डिपेंडेंट है। वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा होगा, यानी दोनों सूरतों में करंट के अपने हाथ में कुछ नहीं है। समझ आ जाएगा, जब दोबारा सुनोगे इसको समझ आ जाएगा। अब इधर देखिए, ये आपके पास एक सर्किट है, इसको पहले मिटा देते हैं। अब ये साफ हो गया। अब आपसे वो कह रहा है कि दो रेजिस्टर हैं और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वो सबसे पहले कह रहा है कि मुझे करंट निकाल के दो सर्किट का। सर्किट का करंट का मतलब क्या होता है? टोटल करंट, ऐसे ही है ना। टोटल करंट का मतलब क्या होता है कि ये कौन सा सर्किट है भावेश? ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। वोल्ट मीटर कभी भी इस तरह एक्ट नहीं करता कि वो सर्किट का कंपोनेंट हो, वो तो सिर्फ इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो आपके पास आर टी की क्वेश्चन क्या आई? R1 प्लस R2 यानी 800 प्लस 1600। जरा कैलकुलेटर निकाल लो, थोड़ी कष्ट कर लो, मेहनत कर लो। 2400 ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब वो कह रहा है टोटल करंट। आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 6, रेजिस्टेंस कितनी है? 2400, 2.5 मिली एम्पेयर। 2.5 मिली एम्पेयर इस पूरे सर्किट में है। ठीक हो गई बात? अब वो कह रहा है कि इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या है, गौर से सुनते जाएं। मुझे ये पता है कि ये जो 6 है, गौर से सुनना, नजर नीट इधर देखना, मेरा जो ये, हाँ हाँ ना मेरा बेटा, 2.5 एक्सपोनेंट -3 को इस तरह भी लिखा जाता है क्योंकि 10 टू द पावर -3 इज बेसिकली मिली। ठीक है, अब आपके पास वो क्या कह रहा है, ये जो 6 वोल्ट है ये मेरा दो हिस्सों में टूटा है, X1 और X2। मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मैं सुबह से क्लासेस लेने निकला हुआ हूं, ठीक है। तो मेरी सबसे पहली क्लास क्रेडो में थी, मैं जो सुबह नाश्ते में एनर्जी ली थी मैंने, वो सबसे पहला एक कंपोनेंट मेरा क्रेडो में ब्रेक हुआ। फिर मैं दूसरी जगह गया, वहां ब्रेक हुआ, तीसरी जगह गया, वहां ब्रेक हुआ, चौथी जगह आपकी है जहां मैं क्लास ले रहा हूँ। तो मैं वो सुबह वाली एनर्जी तो लेके नहीं आ रहा ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉप हो रही है। हर रेजिस्टर में कुछ ना कुछ वोल्टेज यूज होता है, यूटिलाइज होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज निकालें, क्योंकि करंट तो सेम है। करंट क्या है? V1 इज इक्वल टू IT/R1। ये क्या देगा? 6 वोल्ट का वो कंपोनेंट जो इस 800 ओम पर यूज हो गया। दोबारा सुन लीजिए, आपको ये बात बताई गई थी कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इस 16 ओम पर वोल्टेज क्या है। तो वो 16 ओम से पहले एक 800 ओम भी तो लगा हुआ है, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी गई होगी ना मेरी, तो वो पहले निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा कि भाई 2.5 एक्सपोनेंट -3 इंटू 800, आंसर बताएं। 2 वोल्ट, 6 वोल्ट टोटल थे। और से पूरा अभी कॉपी नहीं करो, बोर्ड पे देखो, 6 वोल्ट टोटल थे। 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ यूज हो गए, खत्म हो गए, तो यहाँ कितने बचे? जी बोले, बोलो, कोई मसला नहीं, सवाल करो। वोल्ट मीटर देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा ना। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। ये रूल बार बार याद करवाने पर भी तुम लोगों को याद नहीं हो रहा, बहुत फंस जाओगे। हाँ, तो पैरेलल है ना भाई। देखो मैं जो तुम्हारे लिए, सुनो, जो इंटेंसिटी मैं इस वक्त दुआ पटेल साहिबा या रजबा के लिए बोल रहा हूँ, सेम वो पीछे जो 3 मेरे नमूने बैठे हैं उनके लिए भी वही एनर्जी है ना। मतलब जो मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं मुंह से, आप फर्स्ट रॉ, ये अर्शिया वाली और आप जोहा वाली और वो जो पीछे तीनों लड़के बैठे हैं, आप तीनों के लिए वही एनर्जी है ना, वही करंट है, वही वोल्टेज है, सोर्स तो वे। तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है।
हिस्सा। हाँ, लेकिन आपके पास सीधा सीधा अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो आपके पास अगर ये 2 नंबर का होता तो मेरे लिए मसला हो जाता। 1 नंबर में आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। मसला ये होता है 2 नंबर में उसको स्टेप ज्यादा चाहिए, आपको वो चाह रहा है कि आप पहले रिमेनिंग निकालो फिर कैलकुलेट करो, ये आपके पास नहीं है। अब आ जाए आगे। फिगर 8.1 shows 2 coils on an iron ring। पहला सवाल, आयरन क्यों? आयरन इज द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल। याद है, आयरन इज द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जो सबसे कम टाइम में मैग्नेटाइज होगा, सबसे कम टाइम में डीमैग्नेटाइज होगा और सबसे ज्यादा पावर रखता है। आपके घर की जो अभी अकबर लाला ने बेल बजाई, ये आयरन बॉम्ब था जिसने सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करी। अगर इसकी जगह स्टील होता तो अकबर भाई हाथ रख के खड़े रहते, आवाज नहीं आती। 5 मिनट बाद आवाज आना शुरू होती, ऊपर तक आवाज नहीं आती, बंद करके चले जाते, आवाज आती रहती। क्योंकि स्टील लेस पावर रखता है, स्टील देर तक मैग्नेटाइज रहता है और देर तक उसकी पावर रिटेन रहती है। आयरन फौरन फौरन करेगा काम। अब वो क्या कह रहा है कि जब आपने स्विच बंद किया तो क्या होगा। अब एक सवाल यहाँ पे बड़ा क्रूशियल है। मैंने जब आपको पढ़ाया था उस वक्त हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज नहीं की थी, हमने एसी सप्लाई यूज की थी। अगर आपको याद हो, अगर आप कॉपी में चेक कर सके, डीसी सप्लाई का मतलब ये होता है कि डीसी सप्लाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज चाहिए होती है। याद करो, मैंने तुम लोगों की क्लास में वो पेन वाला प्रोसेस करके दिखाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स जंक्शन, वहां पे भी दिखाया था आपके स्कूल में और आपके स्कूल में भी दिखाया था। तो डीसी के अंदर जब आप स्विच ऑन ऑफ करोगे ना, सिर्फ तब एक चेंज क्रिएट होगा। अगर आपने स्विच काफी देर तक ऑन छोड़ दिया ना, करंट नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि करंट होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। अगर डीसी सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई आउटपुट नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। इसकी एग्जांपल मैंने तुम लोगों को एक सोलेनॉइड वाली भी कराई थी कि अगर मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर छोड़ दो तो पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाता है, अगर तुम लोगों को याद हो। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज अ सडन चेंज in the magnetic flux due to which there is a work done in the wire which causes induction of EMF and deflection। दोबारा समझाता हूं, in the ammeter। इसको दोबारा सुन लें, देखें। जब आपने स्विच को बंद किया तो आपके पास यहां से करंट पास हुआ। जब करंट पास हुआ तो यहां से आपके पास करंट की वजह से क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां क्या होगा, एक यहाँ पे वर्क डन होगा। उस वर्क डन की वजह से यहाँ से करंट पास करेगा, हाँ या ना, ये आपने पढ़ा था। तो अब वो यही तो कह रहा है कि जब आज जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड का सर्ज आया, चेंज आया, और उसकी वजह से आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हुआ। अब अगर आपने इस बटन को काफी देर तक छोड़ दिया बंद, तो अब कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट करंट है, चेंज क्रिएट नहीं हो रहा, तो वोल्टेज नहीं आएगा। कम कम या ज्यादा को छोड़ दो, अभी वो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन क्यों है, वो ये नहीं पूछ रहा कि डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी बताओ। वो आगे पूछेगा कि फैक्टर्स में बताओ, कम है तो आउटपुट कितना होगा, ज्यादा है तो आउटपुट क्या होगा, वो बाद में। अब अगर ओपन किया, अगेन अ सर्च एंड देयर विल बी अ मोमेंटरली मूवमेंट। देखो हुआ क्या, उसने स्विच बंद किया, चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड हुई, वर्क डन हुआ, आउटपुट आ गया। उसने स्विच बंद रखा,
अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तो आपका किसी किस्म का कोई वर्क डन नहीं है, पॉइंटर वापस जीरो का। आपने जैसे ही पॉइंटर दोबारा उठाया, हल्का सा स्विच हुआ, हल्का सा चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो हल्का सा डिफ्लेक्शन देके पॉइंटर वापस जीरो, क्योंकि अब करंट ही नहीं है तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगी? दोबारा समझाऊं? हाँ सही हो जाएगा। ठीक है, थर्मोमीटर अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी रुक जाए मैं समझाता हूँ। चलें आज यहीं तक रखें।